हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में। और आज है 31 जुलाई। आज हम देखेंगे 31 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कौन आईपीसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स इस्केया। ठीक है, जेम्स इस्केया या जेम्स इस्केया भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आईपीसीसी के बारे में कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हैं जेम्स इस्केया जी, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन जिम इस्केया ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उपाध्यक्ष थेल्मा क्रूक को रन ऑफ में हराकर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। इस्केया ने 90 वोट जीते थे जबकि क्रूग ने 69 वोट जीते थे। यह चुनाव संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोग्राम के मुख्यालय नैरोबी में आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जिम इस्केया। आईपीसीसी के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जैसा कि बताया मैंने पहले भी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसके संस्थापक थे बर्ट बोलिन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। देख लेते हैं 2023 के कुछ प्रमुख नियुक्तियों को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय चंदर को। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। दोस्तों, 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष अवश्य ही पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिए और ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। सीबीडीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, उदित सर ने बहुत ही मेहनत करके 6 महीने के करंट अफेयर्स को एक पतली सी पीडीएफ में संग्रहित किया है और साथ ही साथ गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को एकत्रित करके एक पीडीएफ तैयार की है जो आपके एग्ज़ाम के समय में कम समय में अच्छी तैयारी करवा सकती है। तो दोस्तों, इन पीडीएफ्स को प्राप्त करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है या आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर परचेज़ करें ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। आइए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी लॉन्च करेगा? दोस्तों, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का खुमार युवाओं पर बहुत ज़्यादा ही चढ़ रहा है, तो किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी लॉन्च करने की बात की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपना पहला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग एमपी स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी लॉन्च कर रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा एकेडमी का? एमपी स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी। एकेडमी का लक्ष्य है महत्वाकांक्षी गेमिंग और ई स्पोर्ट्स पेशेवरों को अपने कौशल को आगे बढ़ाने और पेशेवर स्तर तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करना। एमपी जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 27 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाला 10 दिवसीय प्रतिभा खोज टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। और मध्य प्रदेश में खेल के मंत्री कौन है? तो ये हैं यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है दोस्तों, तो ऑनलाइन गेमिंग उद्योग किस लिए बना रहा है एकेडमी को? ताकि जो लोग गेम खेलने में इंटरेस्टेड हैं या उस क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं या उसे अपने प्रोफेशन के रूप में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनको हम एक
मंच प्रदान कर सकें, एक अवसर दे सकें कि आप अपने गेम को जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप उस क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इसलिए एमपी स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी लॉन्च कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य क्या हैं। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 29, और राज्यसभा सीट कितनी है? तो ये है 11। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2023 के करंट अफेयर्स में भारत में पहली चीज़ें क्या हुई। जब भी कोई पहली चीज़ होती है, विश्व हो या भारत हो, वहाँ पर वो पहली चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बजाय अतिरिक्त तथ्यों के। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य ने लॉन्च की है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो ये जोगीघोपा असम में खोला गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मरीना बिंदूर कर्नाटक में खोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली चीज़ें हैं जो भारत में की गई हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। आज का तीसरा सवाल है, हाल ही में अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। इस क्वेश्चन पे हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको नहीं भूलना चाहिए। अस्मिता डे जो कि त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, ये है अस्मिता डे, ये है अस्मिता डे। ठीक है, त्रिपुरा की रहने वाली अस्मिता डे ने चीन के मकाऊ में आयोजित जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत ने मकाऊ जूनियर एशिया कप जूडो प्रतियोगिता में भाग लिया और कुल 5 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। तो ये याद रखिएगा किसने जीता है? अस्मिता डे ने गोल्ड पदक। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। अध्यक्ष हैं मारियस विजर और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ प्रमुख खेल पुरस्कारों को जो 2023 में दिए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की, जो किसने जीता है? जर्मनी ने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी कौन जीता है? तो यह हैरी ब्रूक ने जीता है। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी पुरस्कार के रूप में किसे अवार्ड दिया गया है? तो ये लियोनेल मेसी को दिया गया है। दोस्तों लियोनेल मेसी एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, आप सभी को पता होगा, और इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखे हैं। आज का चौथा सवाल देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत का जो केरला स्टेट है वहाँ पे मछली पालन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और मछली पालन के अलावा मछलियों पर अगर फिशेस के बारे में हम बात करें तो उनके रिगार्डिंग स्टडीज़ को, उन पर होने वाले रिसर्चेस को वहाँ पर बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है। और इसी कारण हम देखते हैं कि केरला यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा मछलियों को एक सब्जेक्ट बना कर रखती है कि हाँ उस पर रिसर्च और स्टडीज़ किए जाते रहे हैं। नीति आयोग से ₹10 करोड़ का अनुदान मिलने के बाद केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति हैं टी प्रदीप कुमार। केरल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आधिकारिक पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। भारत की सबसे लंबी झील जिसे हम वेम्बनाड झील के नाम से जानते हैं वो भी कहाँ स्थित है? तो वो भी केरल में स्थित है। आइए देख लेते हैं कुछ और भी नई चीज़ों को जो भारत में पहली बार हुई हैं।
जैसे मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी का। भारत का पहला गांव कौन सा था दोस्तों? तो ये था माणा, उत्तराखंड। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये सांची, मध्य प्रदेश में। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सफल ट्रायल कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 जुलाई। 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लोगों में तस्करी के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाना और लोगों को तस्करी और आधुनिक दासता के व्यापक मुद्दे को समझाना है, ताकि इस मुद्दे को रोका जा सके, जो दुनिया भर के कई देशों को भी प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से मानव तस्करी को प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष इस दिवस का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका थीम था रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। दोस्तों जैसा कि हम सब देखते हैं कि हम बच्चे हों या महिलाएं हों तो उनका अवैध व्यापार किया जाता है। ठीक है, उनको इधर से उधर खरीद फरोख्त किया जाता है, ताकि उनको गलत कामों में, जैसे वेश्यावृत्ति या भीख मांगने के कामों में लगाया जा सके, है ना। भीख मांगने के लिए वो उनके हाथ पैर को काट के उनको विकलांग बना देते हैं और उनको सड़क के किनारे छोड़ देते हैं कि आप पैसे कमा कर लाओगे, या फिर उन्हें जैसे कोठों पर छोड़ देते हैं, या वैश्य वृत्ति के अपराधों को करने के लिए वो उनको इधर उधर बेचते रहते हैं। तो इसे हम मानव तस्करी के रूप में जानते हैं। इसी तरह बच्चों के साथ भी होता है। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए ही 30 जुलाई को मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है, ताकि हम मानव तस्करी के बारे में लोगों को जागरूक कर सके और उन्हें अगर आसपास यात्रा करते समय कोई भी ऐसा डाउट क्रिएट होता है तो वह पुलिस की सहायता लेकर उस अपराध को रोक सके। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सब भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके आसपास आपको कोई ऐसी समस्या नज़र आती है या आपको ऐसा कुछ आभास होता है कि कोई घटना घटित होने वाली है, तो ज़रूर, अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो आरपीएफ को ज़रूर सूचित करें, या फिर कोई भी हेल्पलाइन नंबर आप डायल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारा छोटा सा प्रयास ही हमारे समाज को अपराध से मुक्त बना सकता है। जब हम जागरूक होंगे तभी हम सुरक्षित होंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं मई माह के कुछ प्रमुख दिवसों को। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोल माइंस डे और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये डेज याद रखिएगा, डेज बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो रिवीजन करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टैम्पियर ओपन 2023 का खिताब जीता है? दोस्तों टैम्पियर ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, सुमित नागल ने। अच्छा, टैम्पियर ओपन रिलेटेड किससे होता है? तो दोस्तों ये टेनिस अवार्ड होता है। ठीक है, टेनिस ओपन होता है, ये टेनिस से रिलेटेड है। ठीक, ये हैं सुमित नागल जी। ठीक है, सुमित नागल जी हैं 25 वर्षीय भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने 23 जुलाई को फिनलैंड में टैम्पियर ओपन 2023 एटीपी चैलेंजर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह उनका चौथा एटीपी चैलेंजर टूर खिताब था। फाइनल में नागल ने चेक गणराज्य के डेलिबोर स्विवरिना को 6-4, 6-4, 7-5 के स्कोर से हराकर जीत हासिल कर ली। इससे पहले सुमित नागल ने 2 अन्य एटीपी चैलेंजर खिताब जीते थे, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? 2019 में ब्यूनस आयर्स चैलेंजर और 2017 में बेंगलुरु चैलेंजर। ठीक, कुछ अन्य खेल पुरस्कारों को भी देख लेते हैं जो 2023 में दिए गए हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक को दिया गया है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2023 नोवाक जोकोविच ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023 सौराष्ट्र ने जीता है, जिसे गुजरात के नाम से भी जानते हैं। खेलो इंडिया गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है?
दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। आइए देख लेते हैं कुछ तथ्यों को इसके बारे में। सभी राज्यों में महाराष्ट्र 2021 में 56,498 की रिपोर्ट की गई संख्या के साथ लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत में कुल 3,75,058 महिलाओं 18 वर्ष से अधिक के लापता होने की सूचना मिली थी। और दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों? तो दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। यानी पहली रैंकिंग किसकी है? महाराष्ट्र की, जहां सबसे ज़्यादा महिलाएं 18 वर्ष से अधिक के ऊपर की लापता हुई हैं, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। आइए जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं रमेश बैस, और लोकसभा सीट है यहाँ से 48 और राज्यसभा सीट है 19। 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। ये है बेंगलुरु शहर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है और खुफिया जानकारी साझा करता है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और इसकी संस्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जस्टिन सिमंस ने। 2015 में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में संस्कृति में जस्टिन सिमंस के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी और उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। ठीक है, इस कार्य के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेंगलुरु शहर। कर्नाटक की बात करें तो राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, लोकसभा सीट है 28 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 12। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ मचैल माता यात्रा शुरू हुई है? दोस्तों मचैल माता यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है आपके जम्मू और कश्मीर में। इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और मचैल माता यात्रा किसको समर्पित है? तो यह काली देवी या हम चंडी देवी कह सकते हैं, चंडी देवी को समर्पित होती है। मचैल माता यात्रा सालाना रूप से शुरू होती है जिसमें कई भक्त जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित देवी मंदिर में भक्तिभाव रूप से एकत्रित होते हैं। यह यात्रा मंदिर में समर्पित प्रथम पूजा के साथ शुरू होगी जिसमें देवी दुर्गा को समर्पित किया जाएगा, जिन्हें काली या चंडी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं श्री मनोज सिन्हा जी। आज का आखिरी सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बाटा गाइका तेजी से बढ़ रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। सबसे पहले जान लेते हैं कि परमाफ्रॉस्ट होता क्या है। तो दोस्तों परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी ज़मीन होती है जो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे के तापमान पर एक जमी हुई परत होती है, और इस समय जो बाटा गाइका है यह हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर जमी हुई थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह जो है क्रेटर के रूप में टूटती जा रही है या यूँ कहें पिघलती जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बाटा गाइका सुदूर पूर्व साइबेरियाई टैगा में स्थित है और रूस में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से विस्तार कर रहा है। यह विशाल गड्ढा, जिसे अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, शुरू में 1960 के दशक में दिखाई दिया था जब इस क्षेत्र को लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रूस। ठीक है, जान लेते हैं रूस के बारे में। इसकी राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, इसकी मुद्रा है रूबल।
दोस्तों अब 30 जुलाई के ऑलराउंडर रिवीजन को देख लेते हैं फटाफट, ताकि आपको पुराने क्वेश्चंस भी याद आते रहें और उनके आंसर्स का रिवीजन होता रहे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। हाल ही में किसको माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शंकरी चंद्रन। हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत बने हैं। एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जेजेएम डिजिटल एकेडमी लॉन्च करने जा रहा है? जल शक्ति मंत्रालय। इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस का क्या नाम है, जिसके संबंध में CERT-IN ने एक एडवाइजरी जारी की थी? अकीरा। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? संजय कुमार मिश्रा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों HDFC बैंक। तो ये थे हमारे 30 जुलाई के ऑलराउंडर रिवीजन। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आपकी 11 बजे GK की लाइव क्लास होती है जो उदित सर स्वयं लेते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को ज्वाइन करिए और अपने को नॉलेज को इन्हांस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।